चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर को। और जिसकी वेटेज मैंने आपको बता भी दी है, 10 से 15 नंबर की है और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल चैप्टर होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लिया तो आपका 90% काम अभी ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि बाकी आपकी प्रैक्टिस बचेगी। थोड़ा बहुत टेक्निकल पार्ट तो हर चैप्टर में रहता है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें और हमें सीखनी होंगी आगे जाके। ठीक है, तो 90% जो पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा अगर आपने बातों को ध्यान से समझ लिया तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक लॉस मेकिंग कंपनी की। वो कंपनी जो लगातार कई सालों से लॉस में चल रही है और उसके जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो लॉस में चल रही है, उसके डायरेक्टर लोग उसकी जो एक्चुअल एसेट्स की वैल्यू है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू सही नहीं दिखा रहे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर हम सही वैल्यू पर दिखाएंगे, जैसे कि डेप्रीशिएशन हमें लेट से 1,00,000 रुपीज़ का लगाना है, हम लगा रहे हैं 50,000 का, यानी 50% डेप्रीशिएशन हमने कम लगाया अपने फिक्स्ड एसेट पर। सर ऐसा क्यों किया? ताकि जो लॉस है P&L अकाउंट में वो कम आए, वो ज़्यादा ना आए। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे टेंजिबल एसेट होते हैं उस पर लगता है डेप्रीशिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स पर लगता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, उनकी जो एक्सपेंडिचर होता है उसको धीरे धीरे हम राइट ऑफ करते हैं, P&L में लेकर आते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। तो हम उसका डेप्रीशिएशन या अमोर्टाइजेशन कम लगा रहे हैं ताकि हमारा जो लॉस है वो ज़्यादा दिखाई ना दे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कंपनी की जो कमियां हैं उनको छिपाने की कोशिश यहाँ पे की गई है डायरेक्टर के द्वारा। अब यहाँ पे उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? उससे हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट हमारे होंगे, चाहे वो टेंजिबल हैं या इंटेंजिबल हैं, दोनों ही ज़्यादा वैल्यू पर दिखाई दे रहे होंगे जितने एक्चुअल में वो नहीं है। राइट, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिक्स्ड एसेट यहाँ पे है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, स्टॉक। स्टॉक का भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो स्टॉक की 90,000 की वैल्यू है वो भी रियल वैल्यू नहीं है, वो भी मैनिपुलेटेड वैल्यू है। जैसे कई बार हमारा जो स्टॉक है वो ऑब्सोलीट हो जाता है, तो डायरेक्टर लोगों ने उस ऑब्सोलीट लॉस को P&L में नहीं दिखाया। वही रीज़न है अगेन कि लॉस ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्टॉक को मैनिपुलेट किया हुआ है। सर तो क्या ये जो वैल्यूज़ हैं ये रियल वैल्यू नहीं है? जी हाँ, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो बैलेंस शीट में वैल्यूज़ आपको एसेट्स की दिखाई दे रही हैं, असलियत में वो वैल्यू नहीं है। तो रियल वैल्यू है कौन सी? तो मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इनकी रियल वैल्यू बताऊंगा। उसके बाद आप डेटर देख रहे हैं, तो डेटर में आपने देखा होगा कुछ डाउटफुल डेट्स होते हैं, ठीक है, जिनके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। AS 29 इसके ऊपर बात करता है। तो प्रोविज़न यहाँ पर नहीं बनाया गया क्योंकि प्रोविज़न बनने से भी अगेन हमारा P&L में लॉस बढ़ जाता है, और वो जो लॉस है यहाँ पर हमारी कैपिटल को कम करेगा, यानी धीरे धीरे खाएगा। अगर हम उसको कैपिटल से कम नहीं करेंगे तो हमारी एसेट साइड पर वो एक्यूमुलेटेड लॉस की फॉर्म में दिखाई देना शुरू होता है, जो कि हर एक कंपनी के ऊपर समझ लो एक दाग है, एक धब्बे की तरह वो दिखाई देगा। हालांकि इनका दिखाई भी दे रहा है, मैं आगे बात करूँगा। फिर उसके बाद यानी यहाँ पे इन्होंने प्रोविज़न नहीं बनाया है। ठीक है, चलिए तो डेटर भी ओवर वैल्यूड यहाँ पे एक तरह से ज़्यादा दिख रहे हैं, जो कि एक्चुअल में उतने रिकवरी होने के चांसेस हमें नहीं है। कैश और बैंक की फिगर जेन्युइन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि P&L के एक्यूमुलेटेड लॉसेस तभी भी हैं। बड़ी सारे लॉसेस को कम करने की कोशिश करी गई है, मैनिपुलेशन करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो चीज़ें कम नहीं की जा सकती, तब भी इनके लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा एक धब्बा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सर कौन से आप बात कर रहे हो? मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, आपने बचपन में एक टर्म पढ़ी होगी, फिक्टिशियस एसेट। हाँ सर हमने पढ़ी है फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट के और भी एग्जांपल होते हैं। एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस है, आपने क्लास 12th में पार्टनरशिप में पढ़ा होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो वो भी फिक्टिशियस एसेट का पार्ट है, जो कि हमारे P&L में किसी वजह से नहीं आ पाया, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप उनको कह सकते हैं। राइट, चलो अब मैं यहाँ पे और बातें नहीं कर रहा क्योंकि और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके,
मैं आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। तो इसका मतलब जो एसेट्स हैं वो रियल वैल्यू पे यहाँ पे नहीं है, और वो रियल वैल्यू पे क्यों नहीं है उसका मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि कंपनी लगातार लॉसेस में जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर की कोशिश ये है कि हम अपने लॉस को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो डेप्रिसिएशन कम लगा रहे हैं। प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत है डेटर के ऊपर, वो प्रोविज़न नहीं बना रहे हैं। स्टॉक को जो ऑब्सोलीट पार्ट हो गया उसको नहीं दिखा रहे हैं पी&एल में, ताकि लॉस और ज़्यादा दिखाई ना दे, ठीक है। तो इससे हमारे एसेट्स ओवर वैल्यूड हो गए हैं, ओवर वैल्यूड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो एक्चुअल फिगर है वो नहीं है। इसी तरह यहाँ पे और मैं बातें करता हूँ। चलो मैं यहाँ पे अभी आपको इनकी एक्चुअल वैल्यू भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले से रखी हुई है, ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाएगा। चलिए, ये इनकी रियल वैल्यू है। यानी लैंड एंड बिल्डिंग में आप देख सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप चेक करोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई है, 2 लाख की बुक में है, बट मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग में अप्रिशिएशन के चांस ज़्यादा होते हैं। चलो ये एक अच्छी बात है कि एक एसेट तो यहाँ पर अपनी वैल्यू से ज़्यादा पे है। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर बुक में 1,50,000 की है, लेकिन रियल वैल्यू उसकी है 70,000। फर्नीचर 50,000 का है, लेकिन रियल वैल्यू इसकी कितनी है, 20,000। गुडविल और पेटेंट राइट ऑफ हो जाने चाहिए थे अभी तक, उनको राइट ऑफ नहीं किया गया। अगेन वही एग्जाम रीज़न है कि राइट ऑफ इसलिए नहीं करा गया, लॉस बढ़ेगा, तो लॉस ये दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इंटेंजिबल एसेट्स दिख रहे हैं जिनकी वैल्यू 0 है। स्टॉक 90,000 का बुक वैल्यू दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक हमारे पास 40 का ही है। इसी तरह डेटर 70 के हैं, लेकिन जो रियलाइज एक्चुअल में होंगे वो 50 के ही हैं। कैश और बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम वैल्यू पे है। और यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट, आप जानते हो फिक्टिशियस एसेट एक्चुअल में एसेट होते ही नहीं, उनकी वैल्यू 0 है। तो ये, तो अब डायरेक्टर लोग ये चाहते हैं कि भाई इस कंपनी को, क्योंकि एक बीमार कंपनी है, आप देख रहे हो ऊपर यहाँ पे मैंने, कंपनी की हालत ऐसी है, यानी वो बीमार है, तो उसको बचाने की कोशिश यहाँ पे डायरेक्टर लोग चाहते हैं कि भाई हम उस कंपनी को बचाएं। कितना झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे, आखिर झूठ कभी ना कभी तो सामने आएगा। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि कंपनी को बचाया जाए। अगर इस बैलेंस शीट को लेकर आप किसी बैंक के पास जाओगे तो बैंक देखते ही मना कर देगा, क्योंकि इस बैलेंस शीट में बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही हैं। जैसे कि एग्जांपल, फिक्टिशियस एसेट, आपके पास लॉसेज हैं। लायबिलिटी साइड पे मैं आपको दिखा दूं, लायबिलिटी साइड पर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, मतलब कि इन्होंने अपना जो पहले कर्ज लिया हुआ है डिबेंचर होल्डर से, उसके ऊपर पैसे नहीं दिए, इंटरेस्ट नहीं पे किया है। तो क्या इस बैलेंस शीट को देखकर कोई हेल्प करेगा, लोन देगा? नहीं देगा। इसलिए डायरेक्टर लोग एक्चुअल में इन जो दाग धब्बे अब इस बैलेंस शीट में लग चुके हैं, ये खराब हो चुकी है, तो इसको ठीक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। यानी वो चाह रहे हैं कि ये जो हमारे एसेट्स हैं ये ओरिजिनल वैल्यू पर आ जाए, ये लॉसेस यहाँ से हट जाए, और हमारी जो बैलेंस शीट है थोड़ी साफ सुथरी हो जाए, जिसको हम किसी के सामने अगर दें तो वो हमारी लोन के फॉर्म में हेल्प कर दे। तभी तो कंपनी को बचा पाएंगे, पैसों की ज़रूरत होगी। अगर हम किसी से क्रेडिटर से गुड्स उधार खरीदने जाएंगे तो वो भी मना कर देगा, वो भी हमें यहाँ पे अब गुड्स उधार बेचेगा नहीं, तो बचाएंगे कैसे? बचाने के लिए साफ सुथरी एक बैलेंस शीट तो हमें चाहिए होगी ना। तो इसलिए क्या करा जाएगा, यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यानी इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करा जाएगा, ये प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। ठीक है जी, चलिए। तो सर हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, पहले ये थोड़ा सा आइडिया दो। मैं आपको बताऊं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है। बैलेंस शीट गिवन होगी, सारी की सारी जो रिकंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हो चुकी होंगी। मतलब रिकंस्ट्रक्शन की क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कोर्ट से वो सारी चीज़ें अप्रूव हो चुकी होंगी, जस्ट हमें एंट्रीज डालनी है। यानी हमें यहाँ पर खुद से कुछ नहीं करना, बस जो चीज़ हो चुकी है एक्चुअल में उसकी जर्नल एंट्री ही पास करनी होगी। सर क्या कहना चाहते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो डिटेल में। ओके, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे
हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 2 लाख की है मतलब बुक में, और वो 2,60,000 की होनी चाहिए, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को हम डिक्रीज करेंगे, किस पर लाएंगे, 70,000 पर लाएंगे। फर्नीचर को हम किस पर लाएंगे, 20 पर लेकर आएंगे। मशीन को गुडविल, गुडविल कितनी है हमारी, 30,000 की जो बुक्स में दिखा रही है वो रियल वैल्यू नहीं है, वो जीरो, उसको राइट ऑफ करेंगे, पेटेंट को राइट ऑफ करेंगे। स्टॉक को हम 40,000 पर लेकर आएंगे, ठीक है। डेटर, डेटर को भी हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रोविजन इसमें बनाएंगे 20 का, यानी 50,000 दिखाएंगे। कैश हमारा सेम रहेगा, बैंक सेम रहेगा। और जो ये हमारे P&L है, डेबिट बैलेंस, ये जो लॉसेज हैं, जो धब्बे हैं हमारी बैलेंस शीट में, इसको हटाएंगे, इसकी वैल्यू जीरो है, राइट। तो हमें ये काम यहाँ पर करना है, डिक्रीज करना है। अब आप एक दिमाग लगाओ, हम एसेट साइड को उसकी रियल वैल्यू पर लेकर आएंगे, ठीक है। मतलब एसेट साइड की हर आइटम को, सिर्फ 1-2 आइटम छोड़ के हर आइटम को डिक्रीज कर रहे हैं, उसकी रियल वैल्यू पर लेकर आ रहे हैं। तो मुझे बताओ ये जो साइड है एसेट साइड, वो तो डिक्रीज हो जाएगी। 8 लाख से कितनी हो गई, 4,90,000, 4,90,000 हो गई, ठीक है। कितनी होगी, दोबारा बोलो, 8 लाख से 4,90,000। तो अब मुझे बताओ क्या हमें लायबिलिटी साइड भी डिक्रीज करनी पड़ेगी कि नहीं, बैलेंस शीट तभी तो टैली होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये देखो, अगर आप मोटा मोटा सोच पा रहे हो, तो 8 लाख के एसेट एक्चुअल में नहीं है, एसेट कितने के, 4,90,000 रुपए के एसेट है। तो ये जो एसेट 8 लाख के थे, 4,90,000 के बचे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, सोचो। इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर मैनेजमेंट ही है ना, मैनेजमेंट ही है। तो मैनेजमेंट कह रहा है हाँ जी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने बहुत कोशिश करी कंपनी को चलाने की, लेकिन किसी वजह से पता नहीं हमारी किस्मत खराब रही या कुछ भी रहा, हम चला नहीं पाए। अब करना क्या है, अगर कंपनी बंद हो गई, देखो अगर कंपनी बंद हो गई तो जितने भी यहाँ पे हमारे आउटसाइडर्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए डिबेंचर वाले हैं, बैंक लोन है, क्रेडिटर है, तो इन लोगों को उनका जो पैसा है वो शायद मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, यानी मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। सर क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो एक्चुअल में हमारे पास, जैसे मशीनरी यहाँ पे हमारे पास 70,000 की है, अगर हम इसको बेचने जाएंगे तो फिर इसकी वैल्यू और कम मिलेगी। इसी तरह फर्नीचर की वैल्यू और कम मिलेगी, क्योंकि बेचने जाओगे तो बेचने पे आपको एकदम से बायर थोड़ी ना मिल जाएगा, तो वहाँ पर और ज़्यादा हमारे पास जो रिकवरी होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिबेंचर वाले हैं, बैंक लोन वाले हैं, क्रेडिटर हैं, उनको अगर कंपनी बंद हो गई, क्योंकि कंपनी की हालत बुरी है, और कंपनी बंद अगर हो गई तो उस केस में इनको कुछ भी नहीं मिलेगा या फिर बहुत कम मिलेगा, नॉमिनल सा अमाउंट मिलेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इनके पास जाएंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, डिबेंचर होल्डर से, बैंक लोन से, क्रेडिटर से, कि भाई आप थोड़ा थोड़ा अपना जो हमें आपको पैसा देना है उसको कम करो, ठीक है। तो आप अपना क्लेम थोड़ा कम करो। एग्जाम्पल के लिए डिबेंचर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया या तो आप अपना इंटरेस्ट जो आप 14% का है, या तो उसका रेट कम कर लो, या जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर है इसको आप छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि कंपनी की हालात खराब हैं और कंपनी को बचाना है। अगर कंपनी डूब गई तो आपका बड़ा नुकसान होने वाला है, तो इसलिए वो आपकी बात के लिए एग्री कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं वही वैल्यू यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। अगर ये सोचो कि अगर मान लो बाहर वालों से कॉम्प्रोमाइज़ हम करवाएंगे कि भाई आप 1 लाख ना लेके 60,000 पे मान जाओ, बैंक लोन वालों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 2 लाख ना लेके 1.5 लाख रुपए ले लो, इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा लोन छोड़ दो। तो इस तरह से बाहर वाले अगर कुछ कुछ अपना अमाउंट वेव ऑफ करेंगे तो क्या मालिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, इक्विटी की, प्रेफरेंस वालों की, उनसे भी कम कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे आओ, मैं आपको वो वैल्यू दिखा देता हूँ जो एक्चुअल में कम कराई गई है। ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगी इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे एसेट के बारे में बताया और लायबिलिटी के बारे में बताया। ये तो हमने इस तरह से यहाँ पे क्या कराया, लायबिलिटी वालों, क्योंकि हमने एसेट रियल वैल्यू पर लेकर आए थे हम, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटीज़ वालों
को भी इस वैल्यू पर हम लेकर आएंगे। तो लायबिलिटी वाले अपना पैसा छोड़ेंगे क्यों, वो मैंने आपको रीज़न बताया। आप उनको बताओगे कि भाई अगर कंपनी बंद हो गई तो बहुत कम पैसा आपको रिकवर होगा, तो बेटर है आप हमारी बात मान लो और कंपनी को बचाने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करो, ठीक है। जैसे थोड़ा सा ब्लड डोनेट करो, यहाँ पे कंपनी लेटी हुई है। तो यहाँ पर देखो एक बार हम रिवर्स चलते हैं। डिबेंचर होल्डर ने क्या किया, डिबेंचर होल्डर ने जो कि 1 लाख रुपए उनका क्लेम बनता था, उन्होंने कहा जी हम आप 80,000 में मान जाएंगे, ठीक है। उन्होंने 20,000 अपना क्लेम यहाँ पे छोड़ दिया, 80,000 उनकी रिवाइज्ड वैल्यू हो गई। सर क्या 80,000 80,000 हमें अभी पे करने, नहीं अभी नहीं पे कर रहे, हम उनको पे कर देंगे लेकिन अभी नहीं कर रहे, अभी उनसे माफ़ी करवा ली है, अमाउंट माफ़ करा लिया है। इसी तरह बैंक लोन वालों का 2 लाख था, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी कि कुछ प्लीज़ छोड़ दीजिए, तो उन्होंने भी 50% पार्ट अपना छोड़ दिया और रिवाइज जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 1 लाख, यानी 1 लाख उन्होंने वेव ऑफ कर दिया कंपनी को बचाने के लिए। क्रेडिटर 86,000 के थे, उन्होंने अपनी जो 26,000 छोड़ दिया और उनकी नई वैल्यू क्या आ गई 60,000। इसी तरह डिबेंचर वालों ने कहा कि भाई हम अपना ब्याज भी छोड़ रहे हैं, कंपनी को बचाओ, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट के ऊपर जो क्लेम था 14,000 का वो भी छोड़ दिया। तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड में, ये सारी जो वैल्यू है रिवाइज्ड वैल्यू है। फिर हम मालिकों के पास गए, प्रेफरेंस शेयर वालों ने अपना 50,000 छोड़ दिया तो उनकी रिवाइज वैल्यू 1 लाख हो गई। और इसी तरह 2.5 लाख था इक्विटी शेयर का, उन्होंने 1 लाख का जो क्लेम था वो छोड़ दिया। उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल में लॉसेस तो किसके होते हैं, मालिकों के होते हैं। यहाँ पर तो आपको बाहर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए, तो इस तरीके से ये किया गया। तो सर ये जो आपने बताई हैं वैल्यूज़ जो आपने लिखी हैं ग्रीन में और रेड में, तो क्या ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगी? जी हाँ, आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट मिलेगी और क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट होंगी जिसमें यहाँ पे लिखा होगा कि आप लैंड को कितना कर दो, 2 लाख से 260 कर दो, प्लांट एंड मशीनरी को 70 कर दो, फर्नीचर को 20 कर दो। ऐसा ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जो पूरी स्कीम है वो कोर्ट से अप्रूव हो चुकी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज डालनी है, बस इतना छोटा सा काम है। और उसके बाद एक छोटा सा अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी रिवाइज्ड, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है। ठीक है सर, ऐसा करो इसकी जर्नल एंट्री बताओ कैसे डालनी है। तो चलिए हम इसकी जर्नल एंट्री डालते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इधर हम क्या करेंगे, जो भी जितने यहाँ पर क्लेम अपने वेव ऑफ कर रहा है उसके लिए एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी इसका नाम है, ठीक है। तो आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एंट्री डालना शुरू करेंगे। कोई भी, सुनो ध्यान से एक बार, पहले सुन लो ध्यान से कैसे करना है काम। कोई भी लॉस हो या एक्सपेंस हो तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कर देना है। कोई भी प्रॉफिट हो, गेन हो, इनकम हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर देना है। तो रिवैल्यूएशन, सॉरी मैंने रिवैल्यूएशन बोल दिया, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एक तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान के चल सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही है। जैसे आपने 12th क्लास में पार्टनरशिप फर्म में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, जैसे ही कोई लॉस या एक्सपेंस होता था तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देते थे, जैसे ही कोई आपका इनकम या गेन होता था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर देते थे। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन की जगह पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपको यूज करना है, ठीक है जी। चलिए सर कैसे यूज करना है एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं। तो जर्नल एंट्रीज में यहां से करना शुरू करता हूं इसी क्वेश्चन के ऊपर। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें। पहले हम देखते हैं कि भाई हमारे पास कहां कहां से पैसा फायदा हो रहा है। पहले फायदा इकट्ठा कर लो, कितना फायदा हो रहा है यहां से देखते हैं। डिबेंचर वालों ने अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया। अब देखो ये क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या करते हो, आज तक आपने रूल क्या सीखा है, पहली लायबिलिटी जो हमारी है ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वेव ऑफ हो गया। डिबेंचर होल्डर ने कहा जाओ जी लो अपनी जिंदगी, मतलब कि ये वो अब पैसा नहीं लेंगे, तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने की लायबिलिटी थी,
ये लायबिलिटी थी 14,000 की, तो 14,000 की एक लायबिलिटी खत्म हो गई। आप मुझे ध्यान से सोचकर बताएं, अगर कोई लायबिलिटी आपके सर से उतर रही है, फ्री में उतर गई, आपने बस थोड़ी रिक्वेस्ट की, तो मुझे बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है? ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कहाँ करना है आपको? एक अकाउंट ओपन करना है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। $14,000 सिंपल, ये प्रॉफिट हो गया हमें। नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं। क्रेडिटर ने 86,000 के क्रेडिटर थे और रिवाइज वैल्यू कितनी है 60, यानी 20,000 का अपना जो क्लेम था वो छोड़ दिया। तो फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं क्रेडिटर की। तो बताइए जी, क्रेडिटर क्या है आपकी लायबिलिटी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर के कम होने से क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया आपको। 26,000 के क्रेडिटर हुए और यहां पर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। सर ये तो आसान सा लग रहा है थोड़ा। ठीक है, तो मैंने कहा ना बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें पूरे नंबर आपको मिलेंगे। थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर पे हमने दोनों कर लिए। बैंक लोन, बैंक वालों ने 1 लाख का 50% क्लेम छोड़ दिया जी। तो यहाँ पे बैंक लोन एक लायबिलिटी है। सर सारी सारी एंट्रीज लायबिलिटी कम होने की आ रही हैं। देखो क्या है कि मैं लायबिलिटी साइड से चल रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आती है ना, वहाँ पर एसेट से रिलेटेड भी आती हैं, लायबिलिटी से रिलेटेड भी आती है, मिक्स होती है। तो वहाँ पर कभी एसेट बढ़ेगा या घटेगा, कभी लायबिलिटी की बारी आएगी। तो क्योंकि हम बैलेंस शीट की एक ही तरफ से चल रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं मिक्स करने के लिए थोड़ा एसेट की आइटम भी ले सकता हूँ बीच बीच में। ठीक है, ठीक है सर। बैंक लोन, हाँ जी बैंक लोन बताइए। 2 लाख से 1 लाख हो गया बैंक लोन। तो बैंक लोन 1 लाख रुपए का डिक्रीज हो गया, यानी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1 लाख। जल्दी जल्दी से कर देते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ में देखो क्या है, फोर्थ में हमारे जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर हमारे 80 के हो गए। तो करो भाई 14% डिबेंचर, डिबेंचर हो गए डिक्रीज, तो लायबिलिटी खत्म। डिबेंचर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, मैंने रिको लिख दिया शॉर्ट में। हाँ सर कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे। तो 20,000 लो भाई 20,000। तो यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज, डन, और प्रॉफिट हो गया तो रिकंस्ट्रक्शन में चला गया। नेक्स्ट, पहले ऐसा करते हैं लायबिलिटी खत्म कर लेते हैं, 2 ही तो बची हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 से 1 लाख हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन, कितने का फायदा हुआ इसमें? 1 मिनट दोबारा से देखना पड़ेगा। 50,000 का, 50,000 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया। देखो ये सब जो हम प्रॉफिट इकट्ठा कर रहे हैं ना, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके, रिक्वेस्ट करके, अपनी लायबिलिटीज़ को उनका क्लेम कम करवा के, ये हम सिर्फ कंपनी को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये वहीं पे काम आएगा सारा प्रॉफिट। और इक्विटी वालों ने कितना सेक्रीफाइस किया जी? इक्विटी वालों ने यहाँ पर 1 लाख, 250 की कैपिटल थी, अब हो गई 150 की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन। सर ये तो ऐसा लग रहा है आज ही चैप्टर आ जाएगा हमें। हाँ भाई हाँ, मैं कह रहा हूँ ना आपको, 90% चैप्टर तो फर्स्ट क्लास में ही ख़त्म हो जाता है। ये आपको पता ही नहीं था कितना आसान चैप्टर भी है। चलो यहाँ पे 6 एंट्री हमारी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं एसेट वाली एंट्री और कर देता हूँ। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं कंबाइंड एंट्री कर सकता हूँ। हाँ कंबाइंड, सारी कंबाइंड मत कर देना, लेकिन कुछ कुछ कंबाइंड कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, लैंड एंड बिल्डिंग, क्वेश्चन कहेगा लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है, 60,000 से बड़ी है, तो क्या एंट्री करोगे भाई? लैंड एंड बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट है, तो आप एंट्री क्या करोगे?
सर लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, एसेट बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो ये इकलौता एसेट है जो कि बड़ा है। लैंड एंड बिल्डिंग 2 यहाँ पे, और ये प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पर भी रिकंस्ट्रक्शन में ही जाएगा प्रॉफिट। सर P&L में डालते थे ना पहले, हाँ यहाँ पे P&L की जगह किसने ले रखी है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ने। ओके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आइटम हमारे पास आ रही है, कौन सी आ रही है जल्दी बोलो, मशीनरी। मशीनरी 150 से क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देगा और बोलेगा मशीनरी 70,000 की हो गई, तो कितना डिक्रीज हुई है, 80,000 से मशीन को डिक्रीज कर दो, मशीनरी को 18,000 से डिक्रीज कर दो। तो मैं एक काम करता हूँ, एक कंबाइन एंट्री डाल लेता हूँ। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा बार बार कि सर कंबाइन एंट्री भी तो डाल सकते हैं, आप इतना सारी एंट्री करने के बजाय फटाफट से कंबाइन एंट्री डाल दो। चलो कंबाइन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सारी कंबाइन मत करना, कुछ कुछ कंबाइन कर देना। तो प्लांट एंड मशीनरी 80 से डिक्रीज होगी और फर्नीचर 30 से डिक्रीज हो गया, फर्नीचर 30 से डिक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर डिक्रीज हो गया। गुडविल और पेटेंट वैल्यू लेस, गुडविल और पेटेंट की वैल्यू 0, गुडविल एंड पेटेंट की वैल्यू क्या होगी जी, 0, बिल्कुल राइट ऑफ करना है। चलो ये इंटेंजिबल एसेट है, मैं अलग से कर दूंगा, इनको अलग से राइट ऑफ करूंगा। ठीक है, 9 नंबर में यहाँ पर गुडविल स्टॉक, चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी, इन दोनों को मैं 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बताऊंगा इनको क्या करना है आगे। स्टॉक डेटर, स्टॉक और डेटर को मैं यहाँ पे डिक्रीज कर देता हूँ, चाहे तो आप ऊपर वाली एंट्री में भी कर सकते थे। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन टू स्टॉक टू डेटर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाली एंट्री में भी आप कर सकते थे इसको, स्टॉक एंड डेटर को। बीच में गुडविल पेटेंट आ गया था इसलिए मैंने अलग एंट्री बना दी यहाँ पे। ये 50 से कम हुआ है, 50 और 20, 50 और 20, 50 और 20, 70,000। फिर आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर एंट्री। सर आपने बीच में छोड़ा है, देखो कैश और बैंक में तो चेंज आया नहीं है, वो सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इंटेंजिबल एसेट है यहाँ पर, इंटेंजिबल एसेट गुडविल पेटेंट और फिक्टिशियस एसेट P&L, इन सभी को राइट ऑफ करना है। सर अगर क्वेश्चन में इनके बारे में कुछ ना भी बोले, हालांकि हमारे क्वेश्चन में तो हमने ये बोला था इनकी वैल्यू 0 हो गई, लेकिन आपका सबसे पहले जो टारगेट है वो यही है कि जो P&L का एक्यूमुलेटेड लॉस का जो बैलेंस है उसको हटाना है। उस वो दाग है, बहुत बड़ा दाग बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, उसको धोना है, उसको हटाना है। साथ ही साथ जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, क्योंकि वो टाइमली राइट ऑफ कर देना चाहिए था, उनको राइट ऑफ नहीं हुए हैं, इसका मतलब कंपनी यहाँ पे अननेसेसरी उनको शो कर रही है। तो आपको ये काम सबसे पहले करना है। सर इसके लिए आपने कोई नोट्स भी बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल से नोट्स मैंने बना रखे हैं, तो 2 मिनट आप पेशेंस बनाओ, मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ, और नोट्स में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक बार करा दो ये, तो ये भी बात वहाँ पे मेंशन है। तो क्या था भाई, एक बार मैं भूल गया ज़रा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल पेटेंट, जितने भी इंटेंजिबल हैं सारे हटाने हैं आपको। और P&L का सबसे बड़ा दाग तो यही है, ये कितना था, कितना कितना है वो देख लेते हैं, 30, 10 और 150, 30 गुडविल, 10 और 150, तो ये हो गई 190। चेक करो। ठीक है, तो हमने सभी की एंट्रीज कर दी हैं, सभी की हमने एंट्री कर दी है यहाँ पे, सभी की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, और कॉमन सेंस लगाओ, इन एंट्रीज के बाद,
इन सभी वैल्यू के, क्योंकि एंट्री करने के बाद जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो कौन सी बनेगी, ये जो मैंने अभी बना रखी है वही तो बनेगी बैलेंस शीट। हाँ ये जरूर है कि नए फॉर्मेट में बनेगी, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो नई वाली बनेगी उसमें क्या आएगा, एसेट्स टोटल ये रिवाइज वैल्यू पे आ जाएंगे 260, 70, 20, गुडविल और पेटेंट हट जाएंगे, स्टॉक 40 पे आ जाएगा, यानी ये जो रेड में लिखी हुई है इसी पे बैलेंस शीट आ जाएगी। तो मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा, आप समझ गए कि इसके बाद बैलेंस शीट हमारी 490 हो जाएगी दोनों तरफ की, और रिवाइज्ड वैल्यू हो जाएंगी एसेट्स लायबिलिटी दोनों की, राइट। तो यहाँ पर ना एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बनाने के लिए वो कई बार बोल देता है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने में क्या दिक्कत है, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट देखो, जहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो लेजर पोस्टिंग कर दो आप। लेजर पोस्टिंग क्या है, रिकंस्ट्रक्शन में 14,000, मैं एक एक करके बताता हूँ। रिकंस्ट्रक्शन में 14,000 क्रेडिट हो जाएगा, किस नाम से होगा, बाई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये वाला रिकंस्ट्रक्शन में क्रेडिट हो जाएगा, बाई क्रेडिटर, बाई बैंक लोन 1 लाख, बाई 14% डिवेंचर, बाई प्रेफरेंस शेयर, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये डेबिट हो जाएगा यहाँ पे 70,000, ये भी डेबिट हो जाएगा 190। इस तरह से आपका जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है वो मैच हो जाएगा। सर क्या कभी इसमें बैलेंस भी बच जाता है, हाँ कभी कभी इसमें एक्सेस बैलेंस बच जाता है, मतलब हमने लोगों से जो पैसा है वो ज़्यादा एक तरह से इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में पूरा यूज़ नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा जो पैसा बच जाएगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, ठीक है। जब मैं कराऊंगा इस अकाउंट को बनवाऊंगा, इस क्वेश्चन में आप बनाओगे तो वो मैच हो जाएगा, 100% मैच हो जाएगा। लेकिन अगर वो मैच नहीं होता, उसमें बैलेंस आता है, तो वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे। सर बातें कुछ कुछ समझ आ रही है, कुछ कुछ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत लो। अभी आप सिर्फ जर्नल एंट्री पे फोकस करो। क्या ये जर्नल एंट्री आपको समझ में आई है? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बच्चों का खेल है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। चलिए तो मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको नोट्स दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स से बड़ा लगाव है आपको, मेन तो वही है। ये लो। तो नोट्स देखो, बड़े प्यारे नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है तो ये पढ़ सकते हैं आप, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। क्या ज़रूरत है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, वो सब दिया हुआ है यहाँ पे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो हम अभी कर रहे हैं वो है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एक अलग चैप्टर आएगा, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है, वहाँ पे हम देखेंगे। और ये जर्नल एंट्रीज़ हैं। तो जो भी मैंने ओरली सब बातें बोली हैं वो सब यहाँ पर हैं। मैं इन नोट्स को दोबारा जब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगा तो इन नोट्स को यूज़ करूँगा। हर बात हमने यहाँ पे मेंशन करी हुई है ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ मेंशन है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हर एक बात आपको समझ में आ जाएगी। बस आप क्लास बाय क्लास आप इसको समझते जाना और प्रैक्टिस करते जाना, क्योंकि प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आप बताएं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।